की नमाजों में तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पार्टियाँ एहतजाज करेंगी और अवाम की ताकत से इस बदबख्त हुकूमत का रास्ता रोकना है। मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। एक नई दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है, जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर अब आइन का हिस्सा बन गई, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे। अब दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद ने मज़कूरा आइनी तरमीम के खिलाफ कल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अब इस तहरीक के क्या खदोखाल होने जा रहे हैं और ये कितनी मौसर साबित होगी, चल भी पाएगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल और माजी करीब को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल ताहद जवाब तलब भी हैं, क्योंकि माजी में जितनी भी तहरीक अपोजिशन की जानिब से चलाई गई वो नाकाम रही हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 बरादर जजेस के खतूत के बाद फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया है, जबकि अभी इजलास सुबह होना है। और इसी तनाजुर में हैरान कुन तौर पर खतूत लिखने वाले दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज थे, और उनके साथ साथ जस्टिस अतहर बिनिल्ला साहब ने भी आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। अब ये मामला कितना अहम हो सकता है और क्या इसको जजेस के इस्तीफ़ों का आगाज़ समझा जा सकता है, इसमें भी हम आज बात करने जा रहे हैं। बड़ा ये अहम नुकता 27वीं तरमीम को लेकर। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस्लामाबाद और वाना में होने वाले दहशतगर्द हमलों में जो मुलव्वस अफराद हैं उन तक पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि दोनों वाकयात जो हुए इस्लामाबाद और वाना में, इसमें जो मुलव्वस अफराद वो अफगानी थे, जबकि इसी ज़िम्न में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की और फिर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्पनाई कर रहा है। हम दहशतगर्दी के पीछे नासिर का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे, इस अज़म का उनकी जानिब से इज़हार किया गया। अब इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ कराता चलूँ, सेनेटर शाहज़ेब दुरानी साहब के नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अमजद खान न्याजी साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और रज़ा हारून साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल करूँगा मैं जनाब सेनेटर शाहज़ेब दुरानी साहब से। सेनेटर साहब, एक तो मुबारक जो आप चाह रहे हैं तरमीम, पहले 26वीं हमने देखी, फिर 27वीं देखी, लेकिन आज इस तरमीम का पहला नतीजा जो 2 सीनियर जज साहिबान उनके इस्तीफों की सूरत में सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं? इस्तीफे सवालात नहीं उठाते इस तरमीम पे फिर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जिस तरह आपने कहा कि जी 27वीं तरमीम अल्लाह के हुक्म से और सब सारी पार्टियों की मेहनत से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गया, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कॉन्स्टेंटली शोज पे भी जाके, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी जाके जो है ना मैं एक सवाल पूछता रहता हूँ हमेशा से कि आप जो है ना वहाँ पे खड़े होकर ये कहते हैं कि आइन की पामाली हो गई, आइन पारा हो गया, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि इसमें मसला है क्या। आप एक अलग सा एक कोर्ट अगर आपने वहाँ पे तश्कील दे दी, जो कि COD में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुई थी 2006 में, तो उसमें एक तो ये सारी पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया था और फिर खान साहब खुद उसके सिग्नेटरी थे। तो आई डोंट नो कि इसमें मसला क्या है और क्यों जो है ना इस चीज़ को बिला वजह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ, जहाँ तक आपने जजेस की बात की, लेकिन जजेस में तो एक इशू ऑब्वियसली आना था कि क्योंकि कुछ के जो है ना वो पावर्स का इशू था, और जिस तरह जो 2 जजेस की बात आपने की उनका तो वैसे ही जो है ना वो थोड़े से पॉलिटिसाइज थे, और उनका मसला पहले भी चल रहा था एंड दे वर नॉट हैप्पी। उनका तो पहले भी इशू हुआ था कि जब वो 26वीं तरमीम पे, क्योंकि बेस्ड ऑन जिस तरह एक पुराना सिस्टम चल रहा था कि जिसपे जो पहले आएगा वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और मेरिट और क्वालिफिकेशन नहीं थी, और उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ था कि ये दुनिया में पहला निज़ाम था जहाँ पे जुडिशरी अपने आप को खुद ही जो है ना इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे और अपने आप को खुद ही अपॉइंट करती थी। तो दुनिया में तो ये पावर असेंबली, अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये हर कोई कहता है, चाहे हम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, हर पॉलिटिकल जमात आके ये राह लगते हैं कि जी हम पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो अगर पार्लियामेंट इज सुप्रीम देन द पावर शुड रेस्ट इन पार्लियामेंट टू अपॉइंट एनीवन। अगर चीफ पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने अपॉइंट करे, एग्जीक्यूटिव के पास है, और तो इसी तरह ये पावर्स भी उनके पास ही होनी चाहिए थी। दुनिया में हर जगह ये होता है। खुद आप कैसे अपने आप को अपॉइंट करें, उसके बाद फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? तो आपको पता है वो 26वीं तरमीम में जो है ना उनको वो मेरिट एंड डीमेरिट, और वो तो उसके बाद वो एक नया एक तरीका आजमाया गया, लाया गया, जिसके अंदर
3 जजेस। अच्छा दुरानी साहब, एक तो अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। यकीनी तौर पर जो इस्तिस्ना की इसमें तरमीमी जो शिक थी उसको मंजूर किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपने एक अभी बात कही कि जजेस का जो इशू था वो आना ही था, तो इसमें जिस तरह के मामला अब सामने आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ से अपोजिशन सवाल उठा रही है, अब जज साहिबान जो कि सीनियर मोस्ट जजेस थे उनका इस्तीफा आना, तो क्या बेहतर ना होता कि एक तो कंसेंसस डेवलप कर लिया जाता पहले तमाम पार्टीज के माबैन और इन जजेस के माबैन, ताकि इस तरह के मामला, ये इस तरह के सवालात अब ना उठाए जाते। जी देखें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कंसेंसस बिल्ड करना। कुछ लोग होंगे जिनको इन हर वक्त हर तरमीम, हर लॉ, हर एक को तो पसंद नहीं आता, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जी मेजॉरिटी एंड देन इट कम्स 2/3 मेजॉरिटी। तो कुछ लोगों को यकीनन उनको ये इशू था कि ऑलरेडी उनकी जो है ना कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर कम हो चुकी थी जजेस की, अब थोड़ी सी उनको और ज्यादा कीजिए। अब तो सिर्फ हम जो है ना लेट से फॉर एग्जांपल कि वो सिर्फ सिविल एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना वो अलग जो है ना तादाद बढ़ जाएगी, वहां पर जजेस की वो अलग सुना जाएगा, देयर इज लाइक डिफरेंट बेंच, एक अलग डिवीजन बन जाएगी उनकी। तो उनको ऑब्वियसली जो उन्होंने एक तरह से प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, जिस तरह के उन्होंने जो है ना वो फैसले सुनाया करते थे कि जिस तरह कहते जी 3 हम चुटकी में जो है ना मैं 3 से 4 जो है ना एमपीए यूं मैं उड़ा दूं, तो ये इनकी ये तो देखे ना वो खुदाई ताकत जिसको आप कहते हैं, ये तो वो ताकत तो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह, और प्लस जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसमें देखें जी, इस वक्त तकरीबन कोई 66,000 केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, और हर साल तकरीबन 10,000 केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और 10,000 केस ही ऐड होते हैं। तो इस तरह तो जिसकी बारी आज जिन्होंने केस की उसकी 6 साल बाद आनी थी, और आप ये देखें कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं कितने, वो है लेस देन 2%, लेकिन वो लेस देन 2% केसेस जो थे वो मोर देन 40% ऑफ जो जजेस हैं उनका टाइम। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, यानी आपका मतलब है कि 2% केसेस के ऊपर आप 40% जो है ना आप अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना वो जो मुल्जिमान है, जो बेचारे कैदी हैं, वो जेल में उनकी वफात हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनका फैसला आता है कि ये बेगुनाह है। तो ये तो देखिए, अगर आप बेहतरी की एक चीज कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसको पॉलिटिसाइज ना करें। बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका कि अगर बेहतरी की कोई चीज हम हर वक्त मिसाल देते हैं वेस्ट की, मैं यहाँ पे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम हर वक्त मिसाल देते हैं वेस्ट की। जी वेस्ट में ये हुआ था, वेस्ट में जो है ना वो जर्मनी ने जो है ना वो वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई इसीलिए थी कि जहां पर वो पावर्स को एक्चुअली 2 अलग डायरेक्शन में रखते हुए, ताकि लोगों को अच्छी तरह बेनिफिट रखे। किसी बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, या एक इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो ना रह सके। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अमजद खान न्याजी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सवाल शाहज़ेब दुरानी साहब ने भी उठाया कि मसला आखिर क्या है, और यही कल वज़ीर आज़म साहब जब कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे तो वो भी ये फरमा रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती है कि अपोजिशन को इस जो 27वीं आईनी तरमीम में से मसला क्या है। तो सर जरा शाहज़ेब दुरानी साहब को भी समझा दीजिए और वज़ीर आज़म भी समझ लें जरा मसला क्या है आप लोगों का। दानिश, वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता कि उसने कौन कौन सी तरमीम पास की है। मेरे भाई को पता होगा कि कितने आर्टिकल्स में चेंजिंग आई है, जरा इनसे पूछ लें कितने आर्टिकल्स में चेंजिंग आई है, जरा इनसे वजाहत तलब कर लें। हमेशा कानून तब्दील होते हैं, कोई शक नहीं है, ठीक है। 48 थे, अब फिर चेक कर लें। अच्छा, उसके लिए आप मैं आपको बता रहा हूँ कि ना 48 जो थे, लेकिन 59 जो है ना अमेंडमेंट्स थी। अच्छा, तो आप बैठते, आप अपोजिशन को एतमाद में लेते, आप कौम को एतमाद में लेते कि आपका मैंडेट होता, आप इलेक्शन में आने से पहले लोगों को बताते कि ये मैं कवानीन चेंज करूंगा। ये हमेशा असूल है, वहां से आपको मैंडेट मिलता। आपका मैंडेट ही नहीं था, आपने पूरा का पूरा उठा के आपने तब्दील करके रख दिया कानून को, आईन को। और आप देखें कि जितने भी इस्तीफे आ रहे हैं, मखदूम अली खान का आया है, मंसूर अली शाह का आया है, अभी अतर मिनल्ला का आ रहा है, सुना है कि कोई और भी आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो निजाम है, अदल का निजाम, हम 142 पे थे, 142 हमारा नंबर था दुनिया के अंदर, उससे भी आप जो है वो पता नहीं कौन से नंबर पे लेके जाना चाहिए, 200 पे आ जाएंगे। तो आप पाकिस्तान की अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं, हम आपके मैंडेट जो दिए मैंडेट है वो भी हम छीन सकते हैं, हम इंसाफ का जो दरवाजा है उसको बंद कर सकते हैं, हम अपने आप को इस्तिस्ना दे सकते हैं,
और हम कोई भी जुर्म करें, जैसे ब्राह्मण थे ना, हिंदुस्तान के अंदर 4 तबकाती सिस्टम था कि ब्राह्मण जो भी करता वो मावरा था, कि वो समझा जाता था कि इनोसेंट है, अगर कोई किसी ने उसको वर्गलाया है तो वो जुर्मदार है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। तो क्या आप पाकिस्तान के अंदर वही ब्राह्मण सिस्टम दोबारा बहाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई आईन, कानून और आईन से बालातर हो गया है? पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक बन गया है? पाकिस्तान के अंदर कानून और कायदों की कोई हैसियत नहीं रही। इवन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना गया और अवाम के दिए हुए मैंडेट को अपने मतलब छीन के फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बना ली। इससे आपने क्या मैसेज दिया दुनिया को, पाकिस्तान की अवाम को? क्या आपने स्टेबिलिटी आने से अगर आती तो पाकिस्तान आगे की तरफ जाता? आज आपकी मईशत बैठ गई है, आज आपका लॉ एंड ऑर्डर मसला है, आज आपके इदारों के ऊपर जो आपके इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, इसके ऊपर जो है वो लोगों के एतमाद नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने एक पिछले 2.5-3 साल से ये वतीरा अख्तियार कर रखा है कि मैं ना मानूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक। और हम वो न्याज़ी साहब हम वो देख भी रहे हैं, जो हुकूमत चाह रही है वो कर रही है, लेकिन ओपोजिशन जो चाहती है वो ओपोजिशन से हो नहीं पा रहा है। इस पर भी हम आएंगे। ओपोजिशन ने तहरीक चलाने क्योंकि ऐलान किया है। ऐसे में बहरहाल रजा रोन साहब आपकी जानिब आऊंगा। एक तो जिस तरह न्याज़ी साहब फरमा रहे थे, और यकीनी तौर पर ये बात उसूली तौर पर देखी जाए तो इसको सबको मानना भी चाहिए कि कानून इंसाफ से कोई भी जो है वो ऊपर नहीं हो सकता आईन कानून से। लेकिन जिस तरह से इस्तिस्ना सदर ममलिकत साहब को दिया गया इस तरमीम के अंदर, एक तो उसकी वजह क्या, और दूसरा वज़ीर आज़म साहब खुद इससे पीछे हट गए, और दूसरा इस्तीफों से मुतालिक आप क्या कहेंगे जो जजेस ने इस्तीफे दिए हैं? तानिश देंगे, कुछ बुनियादी बातें पहले समझ लेते हैं जी। ये छोड़ देंगे इस इलेक्शन में कौन जीता, कैसे जीता, 18 में कौन जीता था, कैसे जीता था, वो एक बहस है, वो डिफरेंट बहस है, टेक्निकल बहस है। जो असूली बहस ये है कि आइन है हमारे मुल्क में, उस आइन ने कुछ चीजें तय कर दी हैं। उसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा गया है, पार्लियामेंट को रियासत कहा गया है। आर्टिकल 7 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें रियासत की तारीफ है, जिसमें पार्लियामेंट शामिल है, वफाकी काबीना शामिल है, सूबाई हुकूमत शामिल है, वफाकी हुकूमत शामिल है और सूबाई असेंबलियां शामिल है। तो ये रियासत की तारीफ है कि रियासत है, बाकी सब रियासत के इदारे हैं। तो एक तो ये में बड़ा मुमलिकत और रियासत और मुमलिकत के इदारों में फर्क रखना चाहिए कि इदारे मुमलिकत के सामने नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो उस मुमलिकत के इदारे हैं। अब आइन के अंदर ही कुछ शिके हैं। एक है आर्टिकल 66 जो कि मेंबरान को जो है आजादी देता है कि फ्लोर पे कोई भी बात करें। फिर आर्टिकल 69 है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके गिर्द गिर्द सारी गुफ्तगू हमारी घूमती है, और ये मैं असूली बात कर रहा हूँ, मैं किसी तरमीम की बात नहीं कर रहा। अगर आप 239 का सब क्लॉज प्रोविजो 5 और प्रोविजो 6 देखें अगर आप, तो वो बहुत क्लैरिटी से ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करेगी दुरुस्त कायदे से, और उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसी का प्रोविजो 6 ये कहता है, जो हम लोग आइन और कानूनी की बात करते हैं ना, तो प्रोविजो 6 ये इख्तियार देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो इस पूरे आइन की किसी भी शेख, किसी भी प्रोविजो में कोई भी तब्दीली कर दे। अब ये तो हो गई आइन की बात। अब इसमें जो एक कदगन लगा है वो ये लगा है कि इंसानी हुकूक के खिलाफ नहीं कर सकती, इस्लामी शआयर के खिलाफ नहीं कर सकती, और पर्सन स्पेसिफिक नहीं कर सकती। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये कुल्ली इख्तियार है कि वो कोई भी तरमीम करे। आपके पास ये इख्तियार है, अवाम के पास ये इख्तियार है, जो उस तरमीम से इख्तिलाफ रखते हैं उनके पास ये इख्तियार है। अच्छा सर, किसी के पास ये इख्तियार है कि आइन से इख्तिलाफ करिए, कि आइन के आप शिके कुछ गिनवा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी के पास इख्तियार है कि आइन से इन्हिराफ कर दे? वो तो आर्टिकल 6 हो गया ना। बस आपको साबित करना पड़ेगा ना कैसे किया। नहीं, वो अब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप आइन का हवाला दे रहे हैं बार बार। तो अभी रिसेंट हमने ये देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में, मेरा सवाल सुनने, आपसे सवाल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट से पहले आइन में कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, जब केपी और हमने देखा कि पंजाब की जो असेंबली थी वो टूटी, लेकिन उसके बाद मामला अदालतों में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन होता क्या है, जो मर्जी होती है अशराफिया की। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डेट दी ना। जी, उस डेट पे भी नहीं हुआ ना फिर।
नहीं सर, फिर सुप्रीम कोर्ट ही ने डेट दी ना, आप कंफ्यूज कर रहे हैं जो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, पहले आइन ने हुक्म दिया, आइन जो कहता है उसको नहीं माना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि जो आइन कहता है चले हम इससे आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन तो भी नहीं हुए सर। भाई ऐसा सिंपलिस्टिक व्यू ना लें दानिश, आप एक आप मुअज़्ज़िज़ एंकर हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसके बाद मौका दिया प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब ने डेट अनाउंस नहीं की, एक बड़ी लंबी उसकी प्रोसीजर है। बिल्कुल ऐसे फिर वो मुकदमा, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भाई इलेक्शन फला तारीख को होंगे। तो उसमें कहीं आइन की खिलाफ वर्जी अदालती सतह पे भी नहीं हुई, हुकूमती सतह पे भी नहीं हुई। सर बात तो फिर नहीं आती, इलेक्शन तो फिर भी नहीं ना हुए। नहीं तो उसको फिर चैलेंज किया गया ना, हुकूमत अपनी पोजीशन वाजे की ना, क्यों नहीं करा सकते आप, क्योंकि उस वक्त एक सर 90 दिन में स्टेज हो सके कि अगली मर्दमशुमारी होनी थी। एक आप बहुत टेक्निकल बहस में जा रहे हैं, मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ कि वो अदालत में ही बताया गया कि एक तय हो गया था कि नई मर्दमशुमारी होगी। बहरहाल ये दिगर गुफ्तगू है। मैं जो आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा था कि जब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, इसी तरह अपोजिशन के पास, हमारे दोस्त न्याजी साहब बैठे हुए हैं, दीगर हमारे वकला हैं, जज साहिबान है, अब इस तरमीम को ले जाके चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में या आईनी अदालत में जब कायम। बिल्कुल ठीक। जहां तक आईनी अदालत का मामला है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 12 मई 2006 को तय हो गया था मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब के दरमियान। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आगे, और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर इस तरमीम से मसला है तो इस तरमीम को अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा। इसी सवाल को हम रखेंगे। नहीं दानिश प्लीज मुझे 1 मिनट और देते हैं। जी बिल्कुल, 1 मिनट और दे जी ले लें। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तरमीम जेरे बहस हो पार्लियामेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आर्टिकल 66, 69 आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामान की कार्रवाई पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जज साहिबान ने 8 नवंबर को जो खत लिखे, वो पार्लियामान की कार्रवाई को सस्पेंड करने का कहा। मुझे बताएं ना कि आइन का कौन सा आर्टिकल या कानून का कौन सा नुक्ता किसी जज को ये इख्तियार देता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया कार्रवाई को सस्पेंड कर, और इसी पॉइंट को रखेंगे हम अमजद खान न्याजी साहब के सामने। सर ब्रेक के जाने, ब्रेक ब्रेक आएंगे तो हमारे साथ नाज़रीन मौजूद रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और रज़ा अरुण साहब ने ये पॉइंट सामने रखा था कि इस तरमीम को चैलेंज क्यों नहीं कर दिया जाता अगर अपोजिशन को मसला है। तो न्याजी साहब सर क्यों नहीं चैलेंज करते हैं आप लोग? और दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि जहां पे भी इस पे बात होनी थी, मिल बैठ के कंसेंसस जहां पे हो रहा था, आपने कमेटियों का तो बाइकआउट कर दिया। 26वीं तरमीम में आपने कमेटियों में गए थे, आप बातचीत आपने वहां पर की थी, मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकातें चलती रही थी, तो इस दफा डिफरेंस क्यों आया? आपने देखा कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप जो सीटें इनकी बनती नहीं थी, मैंडेट हमारा था, उठा के इनको दे दिया गया, तो फैसले तो आपको नजर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं। तो यकीनन इन फैसलों से कोई मजबूती नहीं आ रही जमहूरियत की। जमहूरियत कमजोर हो गई है। 27वीं तरमीम से जमहूरियत कोई आगे नहीं, परवान नहीं चढ़ी, बल्कि पीछे आई है। और दूसरा इनका ये कहना कि जी 67, बिल्कुल मैंने खुद रूलिंग दी थी, लेकिन ये मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू जब मैंने कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लिए मोहतरम है, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट हमारी डोमेन में नहीं आ सकता। उस वक्त 2022 आपको याद 9 अप्रैल को जब तहरीक एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त कहा गया था कि नहीं जी आप जो है वो आपको मानना ही मानना है। उस वक्त मैंने यही बात की थी। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमेशा जब तरामीम आती हैं वो वक्त को देखा जाता है, नज़ाकत को देखा जाता है। उसके लिए जो है 2006 में ये चार्टर्ड ऑफ COD लेके आए ना। COD क्या है? मेरी बारी और तेरी बारी। COD में जो बातें थी उस वक्त, क्या इन्होंने 18वीं तरमीम जब आ रही थी तो ये उस वक्त क्यों नहीं आईनी बेंच बनाया गया? उस वक्त क्यों ये तरामीम नहीं लेके आएगी? आज क्या जरूरत महसूस हुई कि आप ये तरामीम बाबा थी तो 18वीं तरमीम ता ही मंजूरी ना, कैसे हो गई? 2/3 थी तो मंजूर हुई थी ना। देखें हमेशा तरामीम इन गुड फेथ होती है, बदनीयती पे मबनी लेजिस्लेशन जो है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। आप ये कि आप अदलिया को आजाद करते, आप अदलिया को मजबूत करते, हम साथ खड़े होते, चाहे हमारा मैंडेट छीन चुका था, लेकिन जहां पे अच्छी बातें होती हम खड़े होते। लेकिन अफसोसनाक बात है इसका, आपने ठीक है हमारा मैंडेट को बुलडोज किया, छीना,
लेकिन अददी तादाद कभी भी जमहूरियत को आगे नहीं परवान चढ़ा सकती। हमेशा परवान तभी चढ़ेगी, मजबूती तब भी आएगा कि आप अपोजिशन को, अपने मुखालिफ को सुनेंगे तो, उसकी बात मानेंगे तो। ये जमहूरियत का असूल है। बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत का असूल है। और आपने ये भी कहा कि इससे जमहूरियत इस तरमीम से कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे जनाब सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब? दुरानी साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? रज़ा हारून साहब यही सवाल आपसे करूंगा, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? इससे पहले जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे उसका जवाब भी दिया नियाजी साहब ने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल न्याय साहब ने अपनी बात की है, मैंने तो आइन और कानून की बात की थी, उसमें तो कोई ऐसा रेफरेंस न्याय साहब नहीं दिया। जहां तक बात है जमहूरियत कमजोर हुई है, मैं समझता हूं कि इसमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था। देखे ना हमें, और दूसरी बात ये कि जमहूरियत में इजलास के दौरान, सेनेट के इजलास के दौरान कमेटी में दावत दी गई तहरीक इंसाफ के दोस्तों के, वो जाएं वहां जाके अपना मौकिफ रखें, उन्होंने नहीं रखा। जब वोटिंग हो रही थी उन्होंने कोई तकरीर नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। देखे ना, आप अगर आप कोई अपना इनपुट देंगे नहीं, ये इस बात से मैं जरूर अग्री करता हूं कि आइन में जो तब्दीली हो या तरमीम हो, उसमें ऐसा तरीकेकार ये है कि बजाय 2/3 की आप कंसेंसस डेवलप करें और सब उसके अंदर। बिल्कुल, वो तो सर नहीं हुआ। अच्छा रज़ा हारून साहब, आपसे ही सवाल करना चाह रहा हूं कि जिस तरह आज हमने देखा कि 2 जजेस के इस्तीफे आए, अगर इस्तीफे मजीद आ सकते हैं या मजीद इस्तीफे आते हैं तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी सर रह जाएगी इस तरमीम की? सवाल तो फिर उठेंगे। नहीं तो मुझे बताएं, 1 साल पहले मज़ाहिर अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त सीनियर प्यून जज जस्टिस इज़हारुल हसन साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या जुडिशरी कमजोर हो गई? ये तो अगर जुडिशरी और कोई भी इदारे अगर फर्दे वाहिद पे या चंद अफराद पे डिपेंड करते हैं तो फिर तो इस इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी और उसकी पोटेंशियलिटी खतरे में है ना। तो अब ये 1 साल पहले की बात है, गालिबन जनवरी की बात है 2024 की, कि 2 सीनियर जजेस थे, इज़हारुल हसन साहब को नेक्स्ट CJP बनना था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, चले गए। अपने रीजन होंगे उनके, नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे क्या जुडिशरी उस वक्त कमजोर हो गई? यानी आप कह रहे हैं कि इस्तीफे चाहे आते रहे, मामला चलते रहेंगे और जुडिशरी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपको बताऊं ना, सुने, आपको याद होगा कि 2 दफा PCOI इस मुल्क में जजेस ने इस्तीफे दे दिए, ऐसी है ना? तो ये होता है, लेकिन उसके बाद रिवाइवल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, रिवाइवल हो जाता है। सर आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब आगे साथ दुरानी साहब, इससे पहले नाजी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस जो आईनी तरमीम आपने की, इससे जमहूरियत एक तो कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई, और दूसरा जिस तरह ये अदालती मामलात की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर इन इस्तीफों के बाद अगर मजीद इस्तीफे आते हैं तो इन मामलात को, जिस तरह आपने पहले भी कहा, जब मैंने पहले सवाल किया था आपसे तो आपने कहा था ये मसाइल आने थे, तो इनको किस तरह से टैकल किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो देखिए, न्याजी साहब ने कुछ बातें की, मैं जरा उन पर रोशनी भी डालना चाहूंगा। न्याजी साहब कहते हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी अदल का निज़ाम बिगड़ गया, इंसाफ का दरवाजा बंद हो गया, पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक बन गया। आपने उनसे सवाल पूछा था कि हमें बताएं मसला क्या है, तो अब तक इंक्लूडिंग न्याजी साहब, इनकी पार्टी से कोई भी ये नहीं बता सका कि मसला है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सर बताया तो है, इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया। मेजर जो है ना, कैसे बंद हुआ ये तो बताएं ना, क्या बंद हुआ? मतलब आप एक एडिशनल कोर्ट बना रहे हैं, आप कहते हैं हम कोर्ट बना के नए जजेस जो है ना अपॉइंट कर रहे हैं, हम बेहतर सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं। आपके 50,000 केसेस, जिनमें से 2% केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं, जो कि 40% आपके रिसोर्सेज सुप्रीम कोर्ट के यूज कर रहे थे, यहाँ पर लोग उनकी वो सजा क्या, उनका जो है ना वो उनकी फौतगी हो जाती थी जेल में, और उनका जो है ना वो जस्टिस उन्हें मिलता नहीं था। तो हम एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हैं इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया, हमने एक और इंसाफ का दरवाजा खोल दिया है। हम कहते हैं 2 जो है ना वो आपके डिविजन्स बैठे हैं, 9 जजेस एडिशनल आए, हर दिन एक्स्ट्रा केसेस सुने जाएं, ताकि जो 50,000 पेंडिंग केसेस हैं, जो सिविल एंड आपके क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो इसकी जद में ना आए। यहां पर 2 हफ्तों से 26वीं तरमीम के ऊपर जो है वो 9 जजेस का बेंच बैठा हुआ है, और वो सिर्फ सुनता ही जा रहा है। देखिए 2 हफ्ते 14 दिन आपके जाया हो गए, क्योंकि वो जो बेचारे जेल में बैठे हुए, जिनके घरों का मसला है, जिनके जो क्रिमिनल इश्यूज हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो ये तो इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दी, बस ये वो पामाली हो गई, बर्बादी हो गई। दूसरी बात ये हमें कहते हैं कि जी हमने आइन बदल दिया, इन्होंने तो आइन तोड़ा है, इन्होंने तो एब्रोगेट किया। वहां पर जब ये 9 अप्रैल 2022 को इन्होंने 6 अप्रैल को सॉरी, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इन्होंने आके वहां पर आइन एक
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। पहले तो उन्होंने 1 महीना जो है ना वो सेशन कॉल नहीं किया, इवेंचुअली वो सेशन कॉल हो गया, तो उसमें वहां पर आके उन्होंने एकदम जो है ना वो उसको खत्म करके किस कानून के तहत वो खत्म कर दिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद असेंबली भी डिसॉल्व कर दी। मेहरबानी यहाँ पे हमें जो है ना हमें लॉजिक से जवाब दें। बल्कि और यहाँ पे कहते हैं बार बार हर जगह एक ही बात करते हैं, 47 की फॉर्म 47 की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत। जहां इनका फायदा मौजूद होता है वहां इनको 47 याद नहीं आता। जब यहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज की जो है ना ये पार्लियामेंट्स की बात हो रही थी और वो बिल आया था, वो तो यूनानिमसली सबने पास कर दिया था। मुझे ब्रेक से वापस आएंगे तो 27वीं आईनी तरमीम पे तो और जजेस वाले मामले पे हमने काफी गुफ्तगू कर ली। वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अपोजिशन की जानिब से ऐलान किया गया तहरीक चलाने का, वो तहरीक किस हद तक कामयाब हो पाएगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो तरमीम 27वीं हम बात कर रहे हैं वो पास हो गई। अब अपोजिशन की जानिब से ये ऐलान किया गया फिर से कि तहरीक चलाई जाएगी। क्या डिफरेंस इस दफ़ा होगा जो माजी में तहरीक चलाई और तमाम तहरीक नाकाम हुई अपोजिशन की? तो न्याज़ी साहब सर क्या डिफरेंस होगा? पहले तो माजी में आपके जितने भी मकासद थे बानी को बाहर लाने समेत वो एक भी मकसद आपका हासिल नहीं आपको हुआ, तो इस दफ़ा क्या डिफरेंस करेंगे आप? ये आपका ख्याल है दानिश के मकसद हासिल नहीं हुआ। आज पाकिस्तान की अवाम अगर देखें, उनकी सोच देखें, उनका वे ऑफ थिंकिंग देखें, जिस तरह कैथारसिस डिबेट और मैं समझता हूँ आज अवाम के अंदर है। अगर आप समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है तो अवाम तो जीत गई है। अब अगर इसको आप बजोर ताकत जो है दबा के रखा हुआ है, जिस दिन आपने ये दबाव हटा आपको नजर आएगा कि लोग कहाँ खड़े हैं। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, लोग जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लोग आइन और कानून के साथ खड़े हैं। ये वक्त आपको साबित करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। सर अब इस जो तहरीक का ऐलान किया आपने, इसका मकसद क्या मुझे बताइएगा? कि डेफिनेटली मकसद ये है कि ये तहरीक जो है वापस हो गई, जो आइन तरमीम है। अच्छा जी, आइन की बहाली रूल ऑफ लॉ के लिए। और बानी को बाहर निकालना कोई मकसद नहीं? नहीं, रिहाई खान साहब कहता है कौम मेरे लिए नहीं अपने लिए निकले। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अदालतों से इंसाफ मिलेगा, मुझे एनआरओ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस तरह मैंने सवाल किया था पिछली तहरीक का भी लोग बाहर नहीं निकले थे, तो इसका मतलब आपकी जो गुफ्तगू से मैंने नतीजा अखज़ किया है वो ये है कि लोग घरों में बैठे हैं, उनका ज़हन बन रहा है, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलेगा आपके लिए, ऐसे ही है? नहीं 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 नहीं, लोग जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। 2022 में कहा गया कि अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में लोग निकले, फिर कहा गया जी सर्दियां नहीं निकलेंगे। तो कौन सा दिन है जिस पे खान साहब ने आवाज दी हो और लोगों ने रिस्पांस ना किया हो? अभी भी देखने 35 लाख पोस्ट जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे आते हैं। सर सोशल मीडिया को हम साइड पे करते हैं। रजा अरुण साहब आपकी जानिब से आऊंगा। जिस तरह न्याजी साहब फरमा रहे हैं कि लोग बाहर निकले, मुझे भी लोग नजर नहीं आए, पीटीए वालों को लोग नजर आते हैं, तो ये जो तहरीक का ऐलान किया गया है खासतौर पर इस 27वीं तरमीम के आने के बाद, किस तरह से देखते हैं इफेक्टिव क्या हो पाएंगे अपोजिशन जो है? ये तो नहीं पता, देखना पड़ेगा। अब ईरान का हक है, जमहूरी राइट है कि अगर किसी बात से एग्री नहीं करते और उस पर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और देखते हो आप किस तरह क्या एनालिसिस करेंगे? आपके निकलेंगे लोग इनके लिए? ये नहीं, मेरा नहीं लगता कि, चूंकि वो एक जो बुनियादी जो हम चीजें देख रहे हैं तहरीक इंसाफ में खास तौर पे कि इनका जो बेस है या इनका फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा होता है और वहीं से ये अपनी सारी मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में अब तक जो गुज़िश्ता 1 साल की अगर आप कोई भी तहरीक देखें, फाइनल कॉल हो, कोई भी चीज हो, ऐसी कफन पोश जुलूस हो, रिहाई के लिए आना हो, जो भी हो, वो कामयाब नहीं हो पाए, ना उसमें वो तादाद आ पाई जिसकी एक्सपेक्टेशन थी या जिसका दावा किया गया था। लेकिन बहरहाल अब जाहिर है कि इन्होंने बड़ा एक फोरम बनाया तहरीक निफाज आइन, तहफ़्फ़ुज़ आइन का। और देखे ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी होते हुए तो इस मूवमेंट को भी लीड नहीं कर रही। ना उनके पास पार्लियामान में लीडरशिप है, वहां इन्होंने जगदई साहब को वज़ीर लीडर बनाया, सेनेट में ये अल्लामा राजी नासिर अब्बास साहब को बना रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं तो जगदई साहब चला रहे हैं। तो ये बड़ा देखने वाला चीज होगी। बहरहाल इनका राइट है, ये करें, एहतजाज बिल्कुल जमहूरी हक है, करें, लेकिन बड़ा ही वैलिड पॉइंट रेज किया आपने। और ये
बिल्कुल, इसकी मैं इसको सेकंड करूंगा कि अपनी आपकी जो पार्लिमानी लीडर है वो कहाँ है, आपकी अपनी लीडरशिप कहाँ है जिन्होंने पार्लिमानी पर अवामी लीडरशिप भी नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लीडरशिप भी तहरीक इंसाफ के पास अब नहीं है जो ओपन में, और यही हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों को समझाते आ रहे हैं लेकिन समझ बहरहाल नहीं आती। शाहजेब साहब आपकी जानिब आऊंगा, एक तो बड़े पुरजोश दिखाई दी, आपने बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो कहते हैं जब मर्द आहन बाहर आएगा तो ये सारी जो तरमीमें वापस हो जाएंगी। कितना आप समझते हैं अपोजिशन की जो तहरीक का ऐलान किया गया है इसको? ये देखें, ये उनका एक जमहूरी हक है, वो अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि वो तहरीक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, वो तकरीब और तकरीबकारी की तरफ ना जाए जिस तरह हमने पहले 9 मई में देखा था। तो वो चीज़ बराए मेहरबानी ना करें। हाँ, बाकी अपना जमहूरी हक वो इस्तेमाल करें, लेकिन हमने जैसा अभी रजा साहब ने कहा कि अब पिछले 1 साल के अंदर आप इनकी जितनी भी इस तरह की तहरीक चली है उनमें इनका सक्सेस रेट क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा इनका। ये सिर्फ इन्हीं को लोग नजर आते हैं, हमें तो कभी आवाम को कभी लोग नजर नहीं आए। और लोगों को ये क्या करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। वहां से इनका जो है ना सीएम साहब वहां से आते हैं यहाँ पर और उसके बाद वो गायब हो जाते थे गंडापुर साहब, और उसके बाद 11 अजला क्रॉस करके अचानक से एक दिन असेंबली में नमूदार हो जाते थे। फिर अगली दफा वो आए और फिर जो है ना वो अचानक से हमने देखा गाड़ियों के अंदर लोग हजारों लोगों को साथ में जो है ना वो उठा के ले आए वहां से बेचारों को, और उसके बाद यहाँ से जो है ना वो बुशरा बीबी और वो अपनी गाड़ियों में वहां से भाग गए। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के सामने लाएंगे, उन्हीं को जो है ना एज ए ह्यूमन शील्ड ये इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को ये हमेशा से जो है ना आगे खड़ा करके जिनके जो बेचारे रोजगार पे लगे हुए उनको रोजगार से उठा के उनके ले आते हैं। तो बराए मेहरबानी लोगों के साथ, आवाम के जज्बात के साथ ना खेलें। अच्छा सर, मुझे दुरानी साहब एक आपका फाइनल कमेंट चाहिए इस चीज़ पे कि ये मुझे बताइएगा कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम ज़रूरी होता है। जो जहाँ तक मामला चल रहे हैं हमें इस्तेहकाम कहीं पे दिखाई नहीं देता, इस तरह से जो कन्फ्यूजन है मजीद बढ़ेगी नहीं? जी देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि आज ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इवन फॉर तहरीक इंसाफ भी, कि देखिए क्योंकि मैंने कहा जी 5 अमेंडमेंट्स थी, 5 में से 4 पे तो इन्होंने किसी ने कोई बात ही नहीं की ना, तो वो तो इसका मतलब इन्होंने मनो अन वो तस्लीम कर लिया। इनको रह गए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के तो ये खुद ही जो है ना सिग्नेटरी हैं। तो कितना अच्छा होता कि आज अगर ये सब मिल के इकट्ठे एक ही तरह हम 27th अमेंडमेंट पे, जिनको अभी तक ये खुद ही नहीं बता सके, मसला कोई नहीं बता सके, एक भी मसला पॉइंट आ गया और मसाइल का हल जारी बात है तभी निकलेगा। तो कितना अच्छा होता है कि अगर इकट्ठे होकर सारे जो है ना वो एक बिल्कुल ठीक है, यानी मिलके बैठेंगे बातचीत में इसका। नाज़रीन ब्रेक जाने बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 27वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद जो हालात सामने आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं आईनी तरमीम पर जो दोनों फरीक है यानी हुकूमत और अपोजिशन वो तो अपने अपने हक में बात कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है अदालती मामला को लेके, और वो ये कि 2 सीनियर जो जज साहिबान थे उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं आप खास तौर पर जो अदालती मामला हैं उनको इन इस्तीफों के बाद? देखें, एक बात तो यकीनी तौर पे मैं कहूँगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी 2 इंतहाई अच्छे जजेस से महरूम हो गई है। दोनों बहुत अच्छे जजेस, ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अपना एक विजन रखने वाले थे बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। आगे सुप्रीम कोर्ट में आके वो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे, लेकिन कुछ उनसे जल्दबाजी में कोई ऐसी बातें हो गई जिस पे शायद कुछ हलकों ने मुनासिब यही समझा कि उनको अवॉइड किया जाए बतौर चीफ जस्टिसशिप, और फिर एक 26वीं तरमीम आई, फिर एक चीफ जस्टिस साहब नए आए और इस तरह सारी सूरत हाल बनी। अभी जब 27वीं तरमीम जब आई और अमेंडमेंट्स उसमें आनी, फिर अमेंडमेंट्स उसके अंदर आनी शुरू हुई, तो एक चीज नजर आ रही थी कि शायद इन जजेस को किसी और तरीके से जुडिशरी से बाहर करने के लिए कोई दाग बेल डाली जा रही है, और बेहतर उन्होंने यही समझा कि उस तरीके से कि हमारा किसी सूरत में कोई इनकार आ जाए तो बेहतर यही है कि हम अपने तौर पे मुस्ताफी हो जाएं। बहरहाल इनके इस्तीफे सिग्निफिकेंस है इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, हम इनको मिस करेंगे अदलिया में। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल एक
हर एक का अपना देखने का एंगल है। अच्छा पाशा साहब, जिस तरह आपने भी कहा यकीनी तौर पर मिस तो किया जाएगा, उनके जो फेलो कलीग्स हैं वो भी मिस करेंगे, लेकिन जिस तरह यकीनी तौर पर सिग्निफिकेंट तो है इनके इस्तीफे, लेकिन अदालती मामलात पे असर क्या इसका पड़ेगा, और खास तौर पर जो वफाकी आईनी अदालत अब बनने जा रही है उस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, आईनी अदालत बनने जा रही है, जो अभी तक खदोखाल सामने आए हैं, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो हल्फ उठाएंगे, और फिर वो 5 जजेस से, और 5 नाम भी आ रहे हैं, 2 हाई कोर्ट से हैं और 3 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान हैं। तो फर्स्ट फेज में 5 जजेस बतौर जज आईनी कोर्ट वो हल्फ उठाएंगे, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस्तीफे आते ना आते, दोनों सूरतों में ये काम तो हो जाना था। देखिए, पार्लियामान का इख्तियार है अमेंडमेंट करना, इसी आइन ने दिया हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास मौजूद थी, उन्होंने कर लिया, तो वो तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो हो जानी है। इतनी अगर तगोदो की 2, 4, 5 दिनों में दिन रात एक करके ये मंजूर भी कराई गई, तो वो कोई रुकेगा तो नहीं काम। बिल्कुल ठीक है, आप सिर्फ हमारे रुकेगा तो कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये भी आपसे जानना है कि एक तो क्योंकि फुल कोर्ट इजलास भी कल होने वाला है और उससे पहले ही इनके इस्तीफे सामने आ जाना ये सवालिया निशान है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हैं। फुल कोर्ट इजलास हो सकता है कि शायद कुछ चीजें इनकी फेवर में भी चली जाती, वहां पे अपने साथी जजेस को वो कायल करने की कोशिश करते कि हमें क्या करना चाहिए, और कोई कलेक्टिव फैसला शायद हो जाता। लेकिन बहरहाल उनका फैसला है, उन्होंने जल्द किया या देर से किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनके मुतालबे पे 2 ये थे और एक जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, ये 3 जजेस ने अपने अपने यानी इंडिविजुअली उन्होंने खत लिखे चीफ जस्टिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने इनके मुतालबे पे फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। तो इनको वेट करना चाहिए था, हो सकता है वहां पे कोई बेहतरी की सूरत हाल नजर आती, या ये कायल कर लेते साथी जजेस को, या साथी जजेस इनको कायल कर लेते, वट एवर में भी, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि अभी मैं देख रहा था आज फैसल बॉर्डर साहब का ट्वीट भी था, उनकी जानिब से कहा गया कि मजीद भी इस्तीफे इस तरह के आ सकते हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो अगर मजीद जज साहिबान जो है वो इस्तीफे देते हैं या सूरत हाल इस तरह की क्रिएट होती है, तो फिर क्या तनाजुर होगा इसका? देखिए, जगह तो फिल करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अच्छे भी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तरस और जिनका जो कमांड है वो भी हैं, बाकी भी प्रोफेशनल लोग हैं, लॉयर्स में भी हैं, जजेस में भी हैं, वो तो फिल हो जाएगी, इस तरह तो कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि एक तजर्बाकार जज से महरूमी वो अपनी जगह पे एक अहमियत की हामिल है। ये बाकी जहां तक वाडा साहब फरमा रहे हैं, मैंने कभी उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, वो फरमाते रहते हैं, उनका दिल चाहे तो वो आजकल वो खबरें जो है ना वो सच्ची देते हैं। पाशा साहब, मुझे आपसे ये भी जानना है कि माजी में भी हमने देखा कि जब इख्तलाफ राय होता है और किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो आईनी मामला कोई भी, तो हमने जजेस की या वकला की तहरीकें भी चलती देखी हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का कोई इम्कान है, और क्या इस जो तकसीम है इतनी ज़्यादा, उसमें पॉसिबिलिटी है इस तरह की कोई? मुझे नहीं नजर आ रही। उसकी वजह यह है कि वकला को भी पोलिटिसाइज कर दिया गया, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विंग तो खैर काफी अरसे से बने हुए थे, लेकिन इन विंग्स को पॉलिटिकली इतना मोबिलाइज किया, इतना एक्टिवेट किया कि बाहर की चारदीवारी के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज के नजरियात रखने वाले वकला हालांकि पहले भी थे, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स करते हैं, लॉयर्स पॉलिटिक्स भी होती है, तो पॉलिटिकल मसला एक नहीं है। पाशा साहब, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे आपसे फाइनल ये भी जानना है कि जो तरमीम हो गई, और आपने ये भी कहा कि जो भी ये इस्तीफे आ जाएं असर उस पर कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अदालती मामलात क्या बेहतर होंगे नई अदालत के क़याम से? देखिए, नई अदालत का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई तजर्बा 1 साल से हो रहा है, तो जब एक सिर्फ ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं थे, लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन था वो था सीनियर जज। जी,
वही फैसले करते थे आईनी बेंच के हवाले से। अब उनका नाम आ गया, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, नोमेनक्लेचर चेंज हो गया और वो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गए। बाकी तो वो इस पूरे साल में बिल्कुल ठीक है, नहीं आप ये फरमाने के तजुर्बा ये और ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। अभी भी उन्होंने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।